हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सरूपण साम्यता के बारे में। सरूपण साम्यता को अपन क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ से अपन परिभाषा क्या देते हैं? वह है समवयवता जिसमें किसी एक यौगिक के एक रूप को दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सरूपण समवयवता। इस समवयवता में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, तो यहाँ एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन पाया जाता है। इस वजह से इसको घूर्णन या घूर्णी समवयवता भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? घूर्णन या घूर्णी समवयवता। यहाँ से हम कहते हैं कि इसमें जब एक रूप दूसरे रूप में चेंज होता है तो आसानी से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान लगभग होता है 5 से 13 किलो कैलोरी प्रति मोल, जो कमरे के ताप पर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए एक रूप आसानी से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो समानता है ये क्या कहलाती है? सरूपण समवयवता कहलाती है। तो अपन क्या कह रहे हैं इसको? कि इसको घूर्णन समवयवता भी कहते हैं। अब यहां से अपन बात करें कि यहां कार्बन कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन उपस्थित होता है, तो इस समवयवता में किसी यौगिक के अनेक या असंख्य सरूपण प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? सरूपण समवयवता। तो इस टॉपिक में अपन बात करेंगे एक तो एथेन के सरूपणों के बारे में, और एक पढ़ेंगे अपन वलय तंत्र के सरूपण। अब यहां से अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी? एथेन के सरूपण। देख लो कैसे आएंगे। एथेन के सरूपण। अब एथेन का सूत्र क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। इस वजह से यहां अपन बनाएंगे एथेन के सरूपण। कैसे होगा कि यहां एथेन के सरूपण व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से दो सूत्र लिए जाते हैं, दो प्रक्षेपण सूत्र आते हैं जिनके द्वारा इनको बनाया जाता है। उनमें से पहला आता है सौहार्ष, या पहला अपन ये लिख लें न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, और दूसरा अपन बात करेंगे सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। दो सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, एक तो न्यूमैन ने दिया था न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, और एक क्या आता है? सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। देखो अब यहां अपन क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन, दो ही कार्बन है, एक कार्बन पे 3 H हैं, 3 H लगा दिए। दूसरे कार्बन पे भी कितने H हैं? 3 H हैं, 3 H लगा दिए। अब यहां से अपन कहते हैं एक कार्बन को अपन कहते हैं फर्स्ट कार्बन, एक को अपन क्या कहते हैं? सेकंड कार्बन। अब यहां से अपन क्या करें कि अगर दोनों कार्बन को अगर अपन तल में व्यवस्थित करते हैं, या अपन ऐसे कहते हैं त्रिविमीय संरचना अगर देखें, तो यहां से अपन अगर देखेंगे तो पूरी तरह से इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इसको स्पष्ट करने के लिए, एक तल में व्यवस्थित करने के लिए, तो इनको अपन कैसे बनाते हैं, कैसे सरूपण प्राप्त होते हैं? यहां से क्या होता है कि इस कार्बन को अपने एक ही अक्ष पर, या अपने एक कार्बन को जमाना कि इसमें एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पर है, तो यहां से अपन क्या करते हैं कि एक पॉइंट को स्थिर रखें, दूसरे पॉइंट को घुमाएं। दूसरे पॉइंट को घुमाएंगे तो एक कार्बन में उपस्थित जो बंध है CH बंध, और दूसरे कार्बन में उपस्थित CH बंध अगर एक सीध में हो सकते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों में हो सकते हैं, तो यहाँ अपने जो कंडीशंस हैं वो अनेक प्राप्त होती हैं। तो यहां से अपन देखें कैसे आएगा कि सबसे पहले अपन देखेंगे इसके दो सरूपण मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आते हैं, एक तो आता है ग्रसित और एक आता है सांत्रित। एक तो आता है ग्रसित और एक आता है सांत्रित। इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? दो कार्बन हैं। अब दो कार्बन अगर होते हैं तो उनको स्पष्ट अगर करना है अपन को, माना कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इस पे 3 बंध हैं CH, और इस पे भी 3 बंध हैं। अगर इसको अपन सामने से देखें
तो बैक वाला कार्बन हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर सामने वाला कार्बन अपन बनाए तो सामने वाला कार्बन अपन ने बना दिया ऐसे, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। इस पॉइंट को अपन क्या कह रहे हैं, फ्रंट वाला कार्बन। इनके मध्य जो कोण है वो कितना है, 120। ये तो अपन ने सामने जो दिख रहा है अपन को उस कार्बन को लिया है, लेकिन एक कार्बन कैसा है, उस कार्बन के पीछे है। माना कि इस कार्बन को अपन देख रहे हैं सामने से, ये तो कार्बन दिख रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। लेकिन इस पर उपस्थित जो बंध है वो कैसे दिखेंगे, दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो अपन पहले कार्बन को शो कराएं। तो पश्च जो कार्बन है, बैक वाला जो कार्बन है उसको इंडिकेट करने के लिए अपन क्या लेते हैं, वृत्त बनाते हैं। पीछे वाले कार्बन को व्यक्त करने के लिए क्या लेते हैं, बनाते हैं वृत्त। अब यहां से अपन ये कहें कि आगे वाले कार्बन को उपस्थित बंध, पीछे वाले कार्बन को उपस्थित बंध अगर एक सीध में हो जाए, क्या कह रहे हैं अपन, पहले वाले कार्बन को उपस्थित बंध, पीछे वाले कार्बन को उपस्थित बंध एक सीध में अगर होते हैं तो क्या करेंगे, आगे वाले जो कार्बन के बंध हैं वो पीछे वाले कार्बन के जो बंध हैं उनको ढक लेंगे या उनको अध्यारोपित करेंगे, पूरी तरह से क्या करेंगे, ढक लेंगे। और ढक लेंगे तो अपन कहें इस ये वाला बंध और ये वाला बंध जस्ट पीछे है, तो यहाँ थीटा बराबर क्या मिलेगा, 0 डिग्री। थीटा का मान क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी हो जाए कि फ्रंट कार्बन तो अपना ऐसे है, मतलब अग्र कार्बन ऐसे है, लेकिन पश्च कार्बन अपन किससे शो कर रहे हैं, वृत्त से। लेकिन पश्च कार्बन को उपस्थित जो बंध हैं वो इन बंधों के कैसे हो जाएं, बीच में आ जाएं। ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये वाला बंध यहाँ आ गया। तो स्थिति अपनी क्या होगी, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है, 120। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा कोण, 60 डिग्री प्राप्त होगा। क्या करें अपन कि यहाँ से यहाँ तक कोण है 120, तो इसका आधा पार्ट कितना आएगा, 60, मतलब थीटा का मान कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्थिति क्लियर है, जब दोनों कार्बन उपस्थित बंध एक सीध में है तो थीटा का मान 0 मिलेगा, ग्रसित स्वरूपण प्राप्त होगा। लेकिन जब पश्च कार्बन को उपस्थित बंध फ्रंट वाले बंध के बीच में आते हैं तो यहाँ एक दूसरी स्थिति प्राप्त होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, सांतरित, जिसके लिए थीटा का मान क्या आता है, 60 डिग्री, 60 आता है। लेकिन एक स्थिति अपन कहें कि जब थीटा का मान 0 से ज्यादा हो, 60 से कम हो, तो यहां से तीसरी स्थिति अपन बनाते हैं। तीसरी स्थिति आती है कौन सी, विषमतलीय, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्क्यू। स्क्यू स्वरूपण भी आता है, वैसे ये टॉपिक में अपना है नहीं। तो यहां से अपन कहते हैं कि अगर थीटा का मान क्या हो जाए, 0 से ज्यादा, 60 से कम, 0 से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, 60 से कम होना चाहिए, तो कौन सा आएगा, विषमतलीय स्वरूपण। तो ये आते हैं अपने एथेन के स्वरूपण। अब ये किस सूत्र के आधार पर बनाए हैं, ये किस प्रक्षेपण सूत्र से बनाए हैं, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से। तो अपन कह सकते हैं कि न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में अग्र कार्बन को एक पॉइंट के माध्यम से इंडिकेट करते हैं और पश्च कार्बन को वृत्त के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां उपस्थित बंधों को, ये क्या है, पश्च कार्बन, और ये क्या है, अग्र कार्बन। जहां उपस्थित बंध एक सीध में है या मध्य में, उसके आधार पर स्वरूपण प्राप्त होते हैं। अगर एक सीध में तो थीटा बराबर 0 मिलेगा, ग्रसित स्वरूपण आएगा। अगर मध्य में है तो थीटा का मान 60 मिलेगा, सांतरिक स्वरूपण आएगा। अब दोनों की मध्यवर्ती अगर स्थिति आती है तो उनको अपन कहते हैं विषमतलीय। इस प्रकार से जितना कोण होगा उस हिसाब से एक नया रूप प्राप्त होगा। अनेक स्थिति मिलेंगे, जैसे 10 डिग्री पे, 20 पे, 30 पे, 25 पे, 45 पे, जितने भी डिग्री कोण है उससे अनेक स्थितियां यहाँ पे प्राप्त होती हैं। इस वजह से अपन कहते हैं कि एथेन के असंख्य स्वरूपण की प्राप्ति होती है। अब आगे अपन बात करेंगे दूसरा प्रक्षेपण सूत्र कौन सा है, सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। तो सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र से भी ग्रसित और सांतरित बनाएंगे, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए थोड़ी सी स्थिति चेंज है। तो इनको दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन दोनों को एक तिरछी लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। कार्बन कार्बन
को सिंगल बॉन्ड से अपन जोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए तिरछी लाइन खींची जाती है। एक कार्बन पर उपस्थित बंध, ये बना दिए 3 बंध हैं, H H H। इस पे उपस्थित बंध हैं, अगर वो इसी के समान है तो ऐसी कंडीशन में आएंगे। तो यहां से अपन कह सकते हैं दोनों कार्बन पर उपस्थित जो बंध हैं वो एक सीध में दिख रहे हैं, एक सीध में है, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा 0 डिग्री। स्वरूपण कौन सा आएगा, ग्रसित। तो कौन सा स्वरूपण मिलेगा अपन को, ग्रसित। लेकिन दूसरी स्थिति आती है कि अपन ने तिरछी लाइन खींची, इस पे उपस्थित बंध बनाए, तो ये स्थिति है, लेकिन इस पे उपस्थित बंध क्या हो जाए, जस्ट अपोजिट, जस्ट विपरीत आ जाए। तो विपरीत अगर स्थिति आती है तो कौन सा रूप बनेगा, अपन कह सकते हैं इस बॉन्ड के बीच में कौन आएगा, ये आएगा। तो ये टोटल कितना है 120 का, तो इसके बीच में अगर ये आएगा तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या मिलेगा 60 डिग्री। स्वरूपण कौन सा आएगा, शांतरित। कौन सा स्वरूपण मिलेगा, शांतरित। जब थीटा का मान 0 है तो ग्रसित स्वरूपण, जब थीटा का मान 60 डिग्री है तो शांतरित स्वरूपण, और जब दोनों के मध्य की स्थिति आती है तो विषम तलीय स्वरूपण की प्राप्ति होती है। तो ये अपना सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर एथेन के स्वरूपण बनाए जाते हैं। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट अपना आता है, इंपॉर्टेंट है, कि इनमें से कौन सा स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, ग्रसित या शांतरित। तो यहां से अपन कहते हैं कि ग्रसित स्वरूपण की तुलना में शांतरित स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, क्योंकि ग्रसित स्वरूपण में उपस्थित जो बंध हैं वो निकटतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, और निकटतम दूरी पर अगर बंध होते हैं, ये दोनों बंध अपन ले लें, निकटतम दूरी पर अगर बंध उपस्थित होते हैं तो उनको उपस्थित परमाणु परस्पर प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, या उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और प्रतिकर्षण कार्य करेगा तो उनकी ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिस स्वरूपण की ऊर्जा अधिक होती है उसका स्थायित्व कम होता है। लेकिन शांतरित स्वरूपण में उपस्थित बंध अधिकतम दूरी पे होते हैं, जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण बल न्यूनतम कार्य करता है, जिससे ऊर्जा का मान कम होता है और स्थायित्व का मान अधिक होता है। तो शांतरित स्वरूपण अधिक स्थायी है और ग्रसित स्वरूपण कम स्थायी होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि एथेन के स्वरूपण में कौन सा स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, कारण दीजिए। तो ये दोनों अपनी स्थिति आ गई। एथेन के स्वरूपण कैसे बनाते हैं, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से पूछे तो बेस्ट पहले वाले जैसे बनाने, सौहार्द से पूछे तो ये वाले बनाने, और स्थायित्व का पूछे तो अपन को बताइए। ठीक है, तो ये तो अपना टॉपिक हो गया कौन सा, एथेन के स्वरूपण। और दूसरा अपना आता है कौन सा, वलय तंत्र के स्वरूपण, उसको नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद।